हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम एनसीईआरटी में आप सबका स्वागत है। हमें अपने एग्ज़ाम एनसीईआरटी चैनल पर हम क्या पढ़ा रहे थे, हम इकोनॉमिक्स तो हम कवर करा ही रहे हैं और हम हिस्ट्री करा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री के आगे के टॉपिक्स कवर कराएंगे। ओके, हमने कहाँ पे छोड़ा था, देखिए हमारा लास्ट वीडियो कहाँ तक था, हम इसको देखते हैं। हमने देखो इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं ये हमने पढ़ा दिया था। ओके, एंड हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने मवेशी, घोड़े और रथ, इसके बारे में भी समझाया था ना, है ना। ऋग्वेद में क्या क्या बताया गया है मवेशियों के लिए, घोड़े और रथ के लिए, ये भी समझाया था। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द जो हमने बताए थे ये भी बताया था ना हमने। ब्राह्मण जो होते हैं पुरोहित होते हैं, और यज्ञ करते हैं, ठीक है। दूसरे थे राजा। ओके, ये समझाया था हमने। और आज हमारा टॉपिक है ये, ठीक है। इसमें कहानी दी हुई है महापाषाण की, ठीक है। खामोश प्रहरी, ये हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, जो कि आपने पढ़ा ही था ना महापाषाण। हमने एक चैप्टर भी पढ़ रखा था ना, ठीक है। हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो ये क्या है, शिलालेख महापाषाण। ये शिलालेख महापाषाण नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। शिलालेख मतलब महापाषाण, महा मतलब बड़ा, ओके। महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, ठीक है। आप ये पढ़ते चलिए, फिर आगे आपको अच्छे से समझ आता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। नाम से जाने जाते, ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई हैं। यह दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम में प्रचलित थी। ओके, कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल चित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण पुरास्थल हैं जो चित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं, ठीक है। महापाषाण मतलब बड़ा पत्थर, एक तरीके से ना, इसका पूरा मतलब तो ये हुआ ना, बड़ा पत्थर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कई बार पुरातत्वविद को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये भी एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। अब देखिए, हमने पढ़ा था ना किताबें और क्या कहती हैं, हमारे चैप्टर का नाम है क्या कहती हैं हमें किताबें और कब्रें। अब हमने किताबों के बारे में, ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था ना, अब हम पढ़ेंगे कब्रों के बारे में कि कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं, ठीक है। ये हमें प्रमाण मिले हुए हैं जो हमें ज़मीन के नीचे कब्रों को बताते हैं कि ज़मीन के नीचे कब्रों को दफनाया जाता था और पत्थर रख दिए जाते थे। पाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। क्या क्या काम करने पड़ते थे, हमने जो कार्य की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। जैसे गड्ढे खोदना, इन्होंने इसमें जो सूची दी हुई है ना, क्या क्या काम करने पड़ते थे उन्हें कब्रों को बनाने के लिए, ठीक है। जैसे गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, यानी जो बड़े बड़े जो पाषाण होते थे, बड़े बड़े पत्थर होते थे, उनको ढोकर लाना, ठीक है। गड्ढे खोदा जाते थे। कब्रें जो होती है ना, कब्रें हम लोग कब्रें तो अभी भी हम लोग ना गड्ढे खोद के कब्रें बनाते हैं ना। बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, ये सब, ठीक है। इन कब्रों में कुछ समानताएं हैं। इन कब्रों में समानताएं क्या क्या मिली हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। अब देखिए, जो मृतक होते थे ना, उनको किसके साथ दफनाया जाता था, खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, ठीक है। जिन्हें काले मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है, जैसे ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है। रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार। क्या क्या मिला है इनके साथ, पता है कब्र के साथ क्या, लोहे के औजार भी मिले हैं और हथियार भी मिले हैं। घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने, ठीक है।
ये सब चीज़ें मिली हैं। लोहे के औजार और हथियार मिले हैं, घोड़े के कंकाल भी मिले हैं और सामान तथा पत्थर के गहने, सोने के गहने मिले। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा के शहर में लोहे का प्रयोग होता था। ठीक है, आपने तो हड़प्पा का चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो आप इसका क्वेश्चन दे सकते हो, आंसर दे सकते हो। हाँ, आपको पता है लोहे का प्रयोग नहीं होता था हड़प्पा काल में। ठीक है, लोहे का प्रयोग हमारा वैदिक काल से शुरू हुआ था। ठीक है, ओके, चलिए हम पढ़ते हैं। हाँ, जैसे ये महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, जो कब्रों से सामान मिले थे ना, ये सामान आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये देखिए, ये ना ये है जैसे एक कुल्हाड़ी है ना, घोड़े के सामान नीचे बाई और कुल्हाड़ियाँ, नीचे कटर, ये देखिए ये सब दिए हुए हैं। ये कब्रों के साथ दफनाए जाते थे। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लोगों की सामाजिक समानताओं के बारे में पता करना। लोगों की सामाजिक समानताएं क्या हुआ करती थी उस टाइम पे? जैसे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। ठीक है, जो कंकाल के साथ मिली हुई है उसे बोलते हैं कि शायद वो मरी हुई लोग, जो मरा था ना, जो भी व्यक्ति, उसी की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, कुछ कब्र के साथ ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ब्रह्मगिरी की खोजो। ठीक है, मानचित्र 2 में पृष्ठ 12 ब्रह्मगिरी की खोजो। ठीक है, ये दिया हुआ है मानचित्र में, ये भी हम देखेंगे। यहाँ एक व्यक्ति, यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति, यहाँ एक सेकेंड कलर ले लेती हूँ। यहाँ एक व्यक्ति की कब्रों में 33 सोने के मनके, कब्रों में क्या क्या 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। मनके मतलब जैसे मालाएं टाइप से ना। ठीक है, और शंख पाए गए हैं। दूसरा क्या है, दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। दूसरे कंकाल के पास कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। देखो, किसी के पास है बिल्कुल मिट्टी के बर्तन जैसे हैं, और किसी कब्र के साथ सोने के मनके, शंख और बहुत सारी ना बड़ी बड़ी जैसे रिच चीज़ें थोड़ी सी पाई गई हैं ना, और कुछ कंकालों के पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन। तो यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि वहाँ की सामाजिक स्थिति क्या हुआ करती थी। अब जिन कंकालों के साथ अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिली हैं, तो हम एक तरह से मान सकते हैं शायद वो कोई पुरोहित या फिर ऊंचे उसके लोग होंगे, और जो ये मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो शायद गरीब हों। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे उसके अनुयायी। ठीक है, ओके, आगे पढ़ते हैं। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थीं? कुछ कब्रगाहें जो थीं क्या कुछ खास परिवारों के लिए थीं? ठीक है, कभी कभी एक सेकेंड, ओके, हम अपना, ठीक है, अब हम अपना ये लास्ट टॉपिक करके फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपने अगला टॉपिक करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें कहा है कि कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। ठीक है, जैसे हम उनकी जो उसमें जो कंकाल में जो चीज़ें मिली हैं ना, उनके कंकालों के साथ, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि मतलब किस परिवार की रही होंगी। जैसे कभी कभी महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल भी मिले हैं, अब अकेले 2 कंकाल भी मिले हैं कहीं कहीं। ठीक है, वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। ठीक है, जैसे वे यह भी दर्शाते हैं शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर दर्शाया गया, मतलब दफनाया गया हो। बाद में मरने वालों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थानों पर गोलाकार लगाए गए पत्थरों या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। यहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। ठीक है, इसमें स्थितियाँ बताई गई हैं कि कैसे कैसे जगह जगह पे कैसे कैसे कब्रों के अवशेष मिले हैं। कहीं पर जो बताया ना, कहीं एक कंकाल से भी ज़्यादा 2 लोग को भी दर्शाया गया है, दफनाया गया है ना। फिर क्या हुआ था, फिर ऐसे स्थान पे गोला भी लगाए गए, पत्थर या चट्टानों का काम करते थे। ठीक है, यहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को
दफनाने दोबारा आ सकते थे, क्या कर सकते, दोबारा भी आ सकते थे उसी जगह पे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। अब इस कब्र के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये इनाम गांव का एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, मतलब विशिष्ट व्यक्ति की कब्र कैसी होती थी, साधारण व्यक्ति की कब्र कैसे होती थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए और क्लास में आते रहिए। ओके, थैंक यू।